Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay, Anushka. What about the others? No problem, ma'am. ओके कल हमने इंपीरियल ऑफिसर्स के बारे में किस तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं और किस तरीके से रैंक्स देते हैं इसके बारे में एक थोड़ा सा पैरा पढ़ा था, स्टार्ट किया था। आज हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से चीज़ों को लेकर के, मतलब इंसानों को लेकर के, लोगों को लेकर के उनको रिक्रूट करते थे, कि जिससे कि इनके बीच में कोई गुटबाजी नहीं हो पाए और ये जो बड़ी अथॉरिटी है, अधिकारी जो है स्टेट के, उनके खिलाफ नहीं जा पाए। ये इनका मेन एजेंडा होता था, अलग अलग एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से लोगों को लेकर के रिक्रूट करने का। जो ऑफिसर्स कॉर्प्स होते थे मुगल्स के, उनको डिस्क्राइब किया जाता था कि ये गुलदस्ते की तरह हैं, क्योंकि अलग अलग कास्ट, रीड और अलग अलग जगह से हुआ करते थे, इसीलिए। और अकबर की इंपीरियल सर्विस जो है उसके अंदर तुरानी और ईरानियन नोबल्स भी हुआ करते थे, जिनको रखा जाता था, रिप्रेजेंट इस तरीके से रखा जाता था उनको, जिससे वो पॉलिटिकल डोमिनियन जो है उसको मेंटेन कर पाए। और ये सारी चीजें हुमायूं के टाइम तक हो रही थी, जो बाद में लोग माइग्रेट कर गए थे मुगल कोर्ट में। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। The nobility was recruited from diverse ethnic and religious groups. This ensured that no faction was large enough to challenge the authority of the state. Nobility जो है वो अलग अलग डिफरेंट और डाइवर्स एथनिक और रिलीजियस ग्रुप से ली जाती थी। इससे पक्का होता था कि कोई भी गुट नहीं बन पाए इतना बड़ा जो चैलेंज कर पाए आधिकारिक स्टेट को, जो जिसका राज्य है उसके खिलाफ। The officer corps of the Mughals was described as a bouquet of flowers and held together by loyalty to the emperor. ऑफिसर्स का आधिकारिक जो ग्रुप होते थे अधिकारियों के, उनके लिए बोला जाता था कि ये एक गुलदस्ते के समान है, जहाँ पर अलग अलग रंग के अलग अलग तरह के फूल एक साथ हैं और इनको सबको पकड़ रखा है, बाइंड कर रखा है लॉयल्टी ने, जो ये एम्परर की उसको देते हैं, एम्परर के प्रति दिखाते हैं। In Akbar's imperial service, Turani and Iranian nobles were present from the earliest phase of carving out a political dominion. अब अकबर के उसमें राइन में इंपीरियल सर्विस में तुरानी और ईरानी नोबल्स जो हैं वो प्रेजेंट थे पहले समय से, जिनको लिया गया था अधिराज्य के तौर पर, यानी पॉलिटिकल उनका डोमिनेंस जो है वो था वहां पर, इसलिए टेरिटरी जो है इनके अंदर मिलाई गई थी, इसीलिए भी इनको इंक्लूड किया गया था। मैनी हैड अकम्पेन्ड हुमायूं, कईयों ने हुमायूं का साथ भी दिया है। अदर्स माइग्रेटेड लेटर टू द मुगल कोर्ट, और बाकी जो है वो माइग्रेट कर गए थे मुगल कोर्ट में। अब मुगल नोबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर एक तरीका है किस तरीके से वहां पर डिस्क्राइब किया जाता था, वो जिनके तौर तरीके होते थे उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पे। चंद्रभान बर्मन डिस्क्राइब द मुगल नोबिलिटी इन हिज बुक। इन्होंने व्यक्ति इन्होंने अपनी किताब के अंदर मुगल नोबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसका नाम दिया है चार चमन चार गार्डन। ये शाहजहाँ के समय का है। जो लोग बाग अलग अलग रेसेस के होते थे उनके नाम है, पीपल फ्रॉम मेनी रेसेस, जैसे कि अरब, ईरानियंस, टर्क्स, तजिक्स, कुर्द, ततार्स, रशियंस, एस्बेसियंस और कई सारे। और जो बाकी कंट्रीज से आते थे जैसे टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, अरेबिया, ईरान, खुरासन, तुरान, ठीक है, ये सब अलग अलग ग्रुप और क्लासेस से भी लोग आते थे, अलग अलग सोसाइटी से आते थे, जो कई बार रिफ्यूजी के तौर पर भी आते थे, इंपीरियल कोर्ट के अंदर शरण लेते थे, अलग ग्रुप से आ गए। ठीक है, इंडिया के जिन लोगों को नॉलेज थी वो आ गए, हुनरमंद लोग आ गए, साथ ही साथ योद्धा एज वेल एज वॉरियर्स भी आए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स दिया गया है यहाँ पे, बुकारीस और भाकारीस, सैयदास ऑफ जेन्युइन लाइनेज, शेखजाद विद नोबल एंसेस्ट्री। शेखजाद इंडिया के जो मुसलमान होते थे उनके लिए बोला जाता है। ठीक है, नोबल लोग थे वो भी। अफगान ट्राइब से आ गए, जैसे कि लोधीज, रोहिल्लास, यूसुफ साई। कास्ट हो गई अलग अलग, तो राजपूत जो जिनको ड्रेस किया जाता है जैसे राणा, राजा, राव, रायन, या फिर दैट इज राठौर, सिसोदिया, कछावा, हाड़ा, गौर, चौहान, पनवर, भदौरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत,
एंड ऑल अदर इंडियन ट्राइब्स सच एज, और बाकी की जो दूसरी ट्राइब्स थी जैसे घाकर, खोकर, बलूची, और भी बाकी जो अदर्स हु wielded sword, जो जिनको तलवारबाजी आती थी, ठीक है, वो लोग मनसाब हो गए, 100 to 7,000 जाट हो गए। दूसरी तरफ लैंड ओनर्स यानी कि जैसे कि जमींदार हो गए, ठीक है, जो स्टेपीज और माउंटेन्स पर रहते थे, या दूसरे रीजन ये कर्नाटका, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमाऊं, तिब्बत, किश्तवाड़, सो ऑन, बाकी दूसरे ट्राइब्स और ग्रुप्स जिनके अंदर सारे लोग आते थे। ये सारी जगह से जो भी लोग आते थे वो क्या करते थे, इनको एक मौका मिलता था, प्रिविलेज टू किस द थ्रेशोल्ड ऑफ द इंपीरियल कोर्ट, यानी कि ये आकर के कोर्ट के अंदर मतलब जो राजा का राज्य होता है उसकी दरबार में आकर के और एम्प्लॉयमेंट पाते थे, यानी कि नौकरी लेते थे। अब आप देख सकते हो कि कितने सारे अलग अलग रेस, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग रीजन, क्लासेस, ग्रुप्स, सब तरह के लोग जो हैं यहाँ आकर के शरण लेते थे या उनसे एम्प्लॉयमेंट लेते थे, ठीक है। तो ये मुगल नोबिलिटी थी जो उन्होंने अपनी बुक के अंदर बताई है कि इससे आपको पता पड़ रहा है कि कितने लोगों को इन्होंने रिक्रूट किया होगा। समझ आया आपको? यस मैम। कोई दिक्कत आई हो तो पूछ सकते हो। इसका एक प्रेजेंट एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगी कि जैसे अभी हमारी सरकार बनती है तो सरकार के अंदर भी तो अलग अलग जगह से लोग आकर के उनको रिक्रूट किया जाता है। वो छोड़ो, सरकार छोड़ो, सिविल सर्विसेज जो होती हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स हो गए या आरएएस ऑफिसर्स हो गए, आरएएस तो पर्टिकुलरली राजस्थान के ही हो गए, आईएएस लेके चलते हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो पूरे देश भर से आते हैं। बच्चे वहां पर आकर के उसको फाइट करते हैं, एग्जाम को, डिफरेंट लेवल्स होते हैं उस एग्जाम के, और फिर उसके बाद में वो अपॉइंट किए जाते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि वो जिस जगह को बिलोंग करते हैं वहीं उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, उनको देश में कहीं पे भी किसी भी एरिया के अंदर जाकर के अपॉइंट किया जा सकता है और फिर उनको वहीं काम करना होता है और उनके ट्रांसफर भी होते रहते हैं। तो ये भी एक जैसे आईएएस होता है वैसे ये इनका भी एक वो था कि यहाँ पर इनका जो पूरा राज्य था उसके अंदर अलग अलग लोग आकर के अपॉइंट करते थे, उनको अपॉइंट मतलब करते नहीं थे, सॉरी, अपॉइंट होते थे और फिर उनको अलग अलग डेजिग्नेशन पर रखा जाता था और फिर वो सर्व करते थे। तो इसीलिए इसको गुलदस्ता के तौर पर भी समझाया गया। ठीक है, क्लियर? मुगल नोबिलिटी क्लियर? यस मैम। ओके, कूल। अब दो रूलिंग ग्रुप्स हुए हैं इंडियन ओरिजिन के, ठीक है, जिन्होंने सर्विस दी है अपनी 1560 से। वो तो एक तो हुए राजपूत और दूसरे हुए इंडियन मुस्लिम शेखजादा, ठीक है। पहले ज्वाइन किया था राजपूत चीफ राजा भारमल कछावा ने, जो था आमेर के थे, ठीक है, और उन्हीं की बेटी ने शादी करी थी अकबर से, यानी जोधाबाई, ठीक है। मेंबर्स जो है हिंदू कास्ट के वो काफी तरफ झुकाव था उनका एजुकेशन और अकाउंटेंसी की तरफ, इसीलिए उनको वही वो प्रमोट करते थे। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो थे कौन, राजपूत थे, यानी राजा तोडरमल, ठीक है, जो खुद एक खातरी कास्ट को बिलोंग करते थे। देन फिर ईरानीज जो है उनको भी अच्छे ऑफिसर्स मिले हैं जहांगीर के अंडर में, इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल रहा है, क्वीन का इन पर काफी असर रहा है पॉलिटिकली। नूर जहां, ठीक है, वो भी एक ईरानियन थी। फिर औरंगजेब ने अपॉइंट किया राजपूत को हाई पोजीशन पे और उनके अंडर ही जो है मराठास जो है वो भी आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे नंबर में अपने ऑफिसर्स यहाँ पर दिए। तो जैसा कि अभी हमने इस पैराग्राफ इसके अंदर पढ़ा था ना, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे थे, जगह और स्टेट्स के नाम भी दिए थे और सब चीजें इन्होंने मेंशन की थी। तो अब उनका आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा कि किसको कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। टू रूलिंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन ओरिजिन entered the imperial services from 1560 onwards, the Rajput and Indian Muslims, यानी Sheikh-Zadas. The first to join was the Rajput chief Raja Bharmal Kachava of Amer, to whose daughter Akbar got married. अब अगर आपने वो मूवी, अगेन आई एम गिविंग यू दैट रेफरेंस, मूवी देखी हो तो आपको उसमें पता पड़ जाएगा कि कौन किसकी शादी कहाँ पे हुई और किसको क्या पोजीशन मिली, ठीक है। Members of Hindu caste inclined towards education and accountancy were also promoted. A famous example being Akbar's finance minister Raja Todarmal, who belonged to Khatri caste. अब आपने ये राजा टोडरमल का नाम भी आपको इस मूवी के अंदर सुनने को मिलेगा, ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब हिंदू कास्ट के जो लोग थे ना उस समय में, उनका ज्यादा झुकाव पढ़ाई और अकाउंटेंसी की तरफ होता था, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो खुद भी एक हिंदू थे, राजा टोडरमल, और वो किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के थे, ठीक है। Iranians gained high offices under Jahangir,
whose politically influential queen नूर जहां was an Iranian. इरानियंस को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है जहांगीर के अंडर में। क्यों? क्योंकि जहांगीर की खुद की जो क्वीन थी वो नूर जहां जो है वो खुद भी एक ईरानियन थी। Aurangzeb appointed Rajputs to high positions, and under him the Marathas accounted for a sizable number within the body of officers. औरंगजेब ने भी राजपूतों को अपॉइंट किया था अच्छी पोजीशंस पे, और उनके अंडर ही मराठास को भी अपॉइंट किया गया था, और उन्हें भी बहुत अच्छे मतलब अच्छे अमाउंट में नौकरियां मिली हैं यहाँ पर इनके अंडर। समझ में आए आपको ये दो पैराग्राफ? कोई दिक्कत हो, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, तभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. ओके अब आगे का पढ़ते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे इनको एक पर्टिकुलर रैंक दिया जाता था, जैसे कि मंसाब। इसके अंदर दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन होती थी, जट जो कि इंडिकेटर होता था पोजीशन का, ठीक है, इंपीरियल हायरार्की देखता था, और दूसरा होता था सैलरी ऑफिशियल यानी मनसबदार, और सवार सॉरी ठीक है, जो इंडिकेट करते थे हॉर्समैन के नंबर कि कितने घोड़ों की हमें जरूरत है मेंटेन करने के लिए सर्विस को। 17th सेंचुरी के अंदर मनसाबदार जो है उनको वो कितने थे? ऑफ 1000 जट के थे। और इससे अबव रैंक जो थे नोबल्स उनको बोलते थे उमारा, जिसका प्लूरल जो किसका प्लूरल होता है? आमिर का। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज हेल्ड रैंक्स comprising two numerical designations, Zat, which was an indicator of position in the imperial hierarchy and the salary of the official mansabdar, and Savar, which indicated the number of horsemen he was required to maintain the service. अब जितने भी अपने यहाँ पर हुए हैं डेजिग्नेशंस, उनके दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस थे, दो उसमें डिवाइडेड थे। पहले तो थे जट जो देखते थे पोजीशन, जो इंपीरियल हायरार्की चली आ रही है कि किसको अब देना है, किसके अंडर क्या चीज जाएगी, क्या नहीं जाएगी, कितनी उसको सैलरी मिलेगी। ठीक है, एक सिस्टम होता है ये जिसमें ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के जो रैंक्स हैं उनको रिलेटिव को दिए जाते हैं। ठीक है, और इंपीरियल यानी वही रॉयल अपना, और दूसरा है सवार, इसमें ये इंडिकेट करता था कि कितने घोड़े, हॉर्समैन, घोड़सवार जो होते हैं उनकी जरूरत है जिससे वो मेंटेन कर सकें उस सर्विस को। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जट के अंदर ये पोजीशन देखी जाती है और सावर के अंदर हॉर्समैन देखे जाते हैं। इन द 17th century मनसबदार ऑफ 1000 जट, अब 17th सेंचुरी के अंदर मनसबदार जिनके पास में 1000 जट होते थे और अबव रैंक एज नोबल्स, या फिर दूसरे और उनसे ऊपर जो नोबल्स होते थे यानी उमारा और उमेरा। 17th सेंचुरी में ये नंबर बताया गया है इनका। ठीक है, समझ आया ये पैराग्राफ या वापस एक्सप्लेन करना है? Yes, ma'am. ओके नोबल्स जो है वो मिलिट्री कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे अपनी आर्मीज के साथ में, और सर्व करते थे एम्पायर को या उनकी प्रोविंसेस को यानी उनके इलाकों को। हर मिलिट्री कमांडर को रिक्रूट किया जाता था और उसको वेल इक्विप्ड यानी सामान दिया जाता था, ट्रेन किया जाता था कि किस तरीके से मुगल आर्मी को चलाया जाना है और कैवलरी को चलाया जाना है। कैवलरी वही घुड़सवार वाली जो नाइट्स होते हैं, उनका जो पूरा ट्रूप होता है उसको बोलते हैं। ट्रूपर्स जो है मेंटेन करते थे बड़े हॉर्सेस, ठीक है, अच्छे रैंक वाले, ठीक है, और ऑन द फ्लैंक बाय द इंपीरियल मार्क, दाग के साथ में जो है उनके ऊपर स्पेशल मार्किंग की जाती थी, ब्रांड्स दिए जाते थे। आपने देखा हो तो कभी स्पेशल कार्विंग या आपको अलग से वो दिख जाएगा रैंक किसी घोड़े पर, या मतलब जैसे होता है ना कि अच्छी नस्ल के घोड़े जो होते हैं उनको अलग कैटेगरी देते हैं, उनको ऑफिशियल्स को दिया जाता है अच्छे, फिर उससे छोटे थोड़े कम अच्छे होते हैं तो उनको थोड़े छोटे रैंक वालों को देते हैं। इस तरीके से एम्परर पर्सनली देखता था कि किसका रैंक बदलना है, किसको टाइटल्स देने हैं, किसको ऑफिशियल पोस्टिंग देनी है। ठीक है, सबसे लोएस्ट रैंक ऑफिसर्स को छोड़ करके जो हाईएस्ट वाले होते थे उनका सब यही देखते थे। अब जैसे अपने यहाँ पर मिनिस्टर्स होते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो चुनते हैं चीफ मिनिस्टर और उनको, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं। वैसे तो है नहीं ना सारे यहाँ के पार्षदों को भी आकर के प्राइम मिनिस्टर ही चुने, तो वो नहीं होता है, हाई ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको चुनते हैं। अकबर जो है वो स्टैब्लिश उन्होंने किया था मनसाब सिस्टम, ठीक है, और इसके साथ में उन्होंने एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी सेलेक्ट किया था, ठीक है,
जिससे उन्होंने अपने उसमें शिष्य यानी मुरीद जो है वो शुरू कर दिए थे इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, उनको ट्रीट करना था एज अ डिसाइपल्स के तौर पर। अब इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द नोबल्स पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन्स with their armies and also served as officers of the empire in their provinces. Nobles जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे मिलिट्री कैंपेन्स अपनी आर्मीज के साथ में, और एज ए ऑफिसर भी काम करते थे एम्पायर की प्रोविंसेस में। Each military commander recruited, equipped and trained the main striking army of the Mughal army and the cavalry. अब जैसे इसको आप इस लाइन को ऐसे समझ सकते हो कि आज अगर अपने आर्मी के अंदर किसी की भर्ती करते हैं अपन जवानों की, ठीक, तो उनको पहले बेसिक उनको पढ़ाया जाता है। अगर एनडीए के बारे में आपको पता हो तो वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उनको हर चीज की। ठीक है, सिलेक्शन होना एक तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद में वहां पर उनकी पूरी उनको सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर आगे जाकर के उनको पास कराया जाता है, मतलब एग्जाम वगैरह उनका जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं वो, और उसके बाद में जब वो उसको क्लियर कर लेते हैं तब उनको अपॉइंट किया जाता है आर्मी के अंदर। वैसे ही यहाँ पर भी मिलिट्री कमांडर्स को रिक्रूट किया जाता था, इक्विप्ड यानी उनको सारे साधन दिए जाते थे, ट्रेन यानी उनको ट्रेन किया जाता था कि किस तरीके से आपको ये सब चीजें यूज करनी है मुगल आर्मी और कैवलरी के अंदर। The troopers maintained superior horses branded on the flank by the imperial mark Dag. अब troopers जो होते थे वो मेंटेन करते थे बड़े अच्छे ब्रांडेड हॉर्सेस जिनके ऊपर मार्क यानी दाग लगाया जाता था। ठीक है कि हाँ ये अच्छी नस्ल के जो है घोड़े हैं और इनको ये लोग यूज करेंगे, उस तरीके से सिंबल की तरह देखा जाता है। The emperor personally reviewed changes in the rank, titles and official postings for all except the lowest ranked officers. Emperor जो यानी राजा होता था वो खुद से पर्सनली देखता था किसको क्या रैंक देना है, चेंज किसका करना है रैंक, किसको टाइटल देना है, अच्छा क्या ऑफिशियल पोस्टिंग होनी चाहिए किस व्यक्ति की किधर, ये सब काम एम्परर का होता था। छोटे लोवेस्ट रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर ये ध्यान नहीं देता था, वो ऊपर वालों का देखते थे ये। Akbar, who designed the Mansab system, who also established spiritual relationships with the selective band of his nobility of treating them as his disciples. अब अकबर ने क्या खुद से मनसाब सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करा था, उसके अंदर वो अपने कुछ सेलेक्टेड नोबिलिटी वाले जो लोग थे उनको ट्रीट करते थे अपने शिष्य की तरह यानी अपने मुरीद की तरह। ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की तरह देखा जाता था। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am, it is clear. Okay. What about others? Yes. Yes, ma'am. तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी स्टिल हैव 4 minutes. इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी प्रोजेक्ट यू कैन आस्क। कोई भी अगर आपको दिक्कत आई हो प्रोजेक्ट में, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं। मैम हाँ जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडेक्स, कंटेंट, एक्नॉलेजमेंट, सर्टिफिकेट ये सभी करना है ना? हाँ जी बच्चे बिल्कुल। और इंडेक्स और कंटेंट्स में इंडेक्स आप मेंटेन करेंगे, आपकी हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में देखेंगे। देन उससे रिलेटेड अगर आपको कोई और चीज मेंशन करने का लग रहा है कि हाँ इस पेज पे मैंने ये पर्टिकुलर कुछ किया है अंडर सब हेडिंग, कोई डिफरेंट सब हेडिंग डाल करके, तो वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। और ये सारे Okay. पेजेस जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सारे पेजेस पे आप बाद में काम करें, पहले आप अपने टॉपिक पे काम करें यस अच्छे से। मैम, ठीक है, और यस भी कोई भी मैम। दिक्कत मैम आए तो हमारा आप। फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का ही है। हाँ मैंने अभी जस्ट देखा है, अभी मैम ने भेजा है आप लोगों के ग्रुप में, आपका पहला पेपर जो है वो हिस्ट्री का ही है। ठीक है, यस हम मंडे को और क्लास लेंगे, हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जल्दी, जिससे फिर हम आपकी यस पढ़ाई मैम। पर ध्यान दे पाए। नहीं तो फिर जितना भी हमने ये चैप्टर किया होगा पर्टिकुलरली एक टॉपिक तक, उसमें से ही आपका जो एग्जाम होगा उसके क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ही होंगे, जो आपको नहीं पढ़ाया उससे रिलेटेड नहीं, जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड। ओके मैम। ठीक है, फेयर एनफ, सही रहेगा ये। यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना हो? नो मैम, नो इश्यूज। ठीक है बेटा,
ठीक है, तो हैव अ नाइस वीकेंड अहेड एंड आई थिंक मंडे इज अ हॉलीडे ऑफ योर. आई थिंक Yes, गुरु नानक ma'am. जयंती है, तो वील मीट ऑन ट्यूसडे. तब तक प्रिपेयर Yes, करते हैं ma'am. अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह, और कोई दिक्कत हो तो यू कैन ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. आप मुझे टेक्स्ट कर Yes, सकते हैं. ma'am. आई विल रिप्लाई यू अप्रोप्रिएटली. ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम. Okay, ma'am. मैम यस. मैम मेन टॉपिक पे 22 या 25 पेजेस करने ना. हाँ जी बेटा. ओके मैम. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड. गॉड ब्लेस यू ऑल. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम. थैंक यू मैम.